प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ राज्यपाल की नियुक्ति तथा शक्तियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र में कार्यकारिणी का मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में कार्यकारिणी का मुखिया राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श के साथ अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 तक राज्यपाल की नियुक्ति तथा राज्यपाल के कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्त करता है। वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आजकल राज्यपाल के पद ने एक सांत्वना पुरस्कार का रूप भी धारण कर लिया है, जिसे हारे हुए राजनीतिज्ञों में बांट दिया जाता है। कई बार रिटायर्ड और सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। अनेक मुख्यमंत्रियों को भी राज्यपाल बनाया गया है। उन व्यक्तियों को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है जिन्होंने राजनीति में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की होती है। सिविल सेवाओं से भी रिटायर्ड व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। सेना के उच्च अधिकारियों को भी कई बार राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारत में दो प्रथाएं प्रचलित हैं। इन प्रथाओं में पहली प्रथा है कि ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो, यानी कि किसी भी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता। और यही नहीं, उत्तर के राज्य में अगर कोई राज्यपाल नियुक्त करना है तो दक्षिण के राज्यों से लिया जाता है, और दक्षिण के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो उत्तर के राज्यों में से किसी व्यक्ति को लिया जाता है। इस प्रथा के पीछे मकसद यही है कि किसी दूसरे राज्य का निवासी राज्यपाल बनने पर स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता से कार्य करेगा और उस पर उस राज्य की आंतरिक दलीय राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलेगी और राज्यपाल के पद की गरिमा और गौरव बना रहेगा। लेकिन इस प्रथा के होते हुए भी कई बार इस प्रथा का उल्लंघन भी किया गया है और कई अवसरों पर राज्यपालों की नियुक्ति उसी राज्य में से की गई है। उदाहरण के लिए डॉक्टर H.C. मुखर्जी की बंगाल में और सरदार उज्ज्वल सिंह की पंजाब में, ये अपने ही राज्य के निवासी होने के बावजूद भी अपने राज्य के राज्यपाल के पद के ऊपर रहे हैं। इस संबंध में दूसरी प्रथा है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार की भी सहमति ली जाती है। वास्तव में केंद्र सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए जिसे उस राज्य का मुख्यमंत्री बिल्कुल भी पसंद न करता हो। ऐसे राज्यपाल को भी वापस बुला लेना चाहिए जिसकी मुख्यमंत्री के साथ न बनती हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में राज्य का प्रशासन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आगे आता है राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में
राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निश्चित की गई हैं। इन योग्यताओं में प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद के ऊपर आसीन नहीं होना चाहिए। अगला है, किसी भी न्यायालय के द्वारा उसको अपराधी या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और अगली योग्यता है वह किसी राज्य के विधानमंडल अथवा संसद का सदस्य न हो, और यदि सदस्य हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले उसे सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। जहाँ तक राज्यपाल के कार्यकाल का प्रश्न है तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह 5 वर्ष के बाद भी अपने पद के ऊपर बना रह सकता है तब तक जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर राज्यपाल का पद ग्रहण न कर ले, और उसको 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल उतने समय तक अपने पद के ऊपर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी कि केंद्र सरकार जब तक उसको पसंद करे वह अपने पद के ऊपर विराजमान रह सकता है। भारत के संविधान के द्वारा राज्यपाल को कुछ न्यायिक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इन सुविधाओं में प्रथम सुविधा है कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल को पद के ऊपर रहते हुए कोई भी न्यायालय गिरफ्तार नहीं करवा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का मुकदमा चलाने के लिए उसको 2 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। जहाँ तक राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों की बात है तो राज्यपाल की शक्तियों को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ तथा न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 154 में किया गया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है या अपने अधीन कर्मचारियों के द्वारा कर सकता है। इन कार्यकारी शक्तियों में बताया जा सकता है कि राज्य का पूरा शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है, और राज्यपाल उन सब विषयों के ऊपर शासन चलाता है जिन विषयों के ऊपर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को हटा भी सकता है। और राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के सभापति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भी भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। और राज्य के प्रशासन के बारे में राज्यपाल मुख्यमंत्री से समय समय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है, और संकट काल के समय पूरे राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के हाथ में आ जाता है, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शक्तिहीन हो जाते हैं और राज्यपाल पूरे राज्य का शासन स्वयं चलाता है। राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों में आता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है
और अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है। अधिवेशन बुलाने की राज्यपाल की जो शक्ति है उसके ऊपर एक प्रतिबंध अवश्य है कि वह पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि साल में राज्यपाल को 2 अधिवेशन बुलाने जरूरी होते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में भाषण देता है या फिर उनको संदेश भी भेज सकता है। विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। प्रतिवर्ष विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है, जिस अभिभाषण में राज्य की नीति का वर्णन किया जाता है। राज्यपाल को अगर ये विश्वास हो जाए कि विधानमंडल में एंग्लो इंडियन जाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल उस जाति के कुछ सदस्यों को विधान सभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पास किए गए बिल पर स्वीकृति प्रदान करता है और जब तक राज्यपाल स्वीकृति प्रदान नहीं करता कोई भी बिल कानून नहीं बनता। धन बिलों को राज्यपाल स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन साधारण बिलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और यदि विधानमंडल साधारण बिल को दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रिजर्व रख सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के ऊपरी सदन विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये भी राज्यपाल की वैधानिक शक्ति है। इसके साथ साथ राज्यपाल की वैधानिक शक्ति में हम बता सकते हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है राज्यपाल को, क्योंकि जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो और कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाए कि एक कानून की जरूरत पड़ जाए, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश को उसी प्रकार लागू किया जाता है जिस प्रकार विधानमंडल के बनाए हुए कानून को लागू किया जाता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात तक ही लागू रह सकता है। जहाँ तक राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात है, तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन बिल राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रत्येक धन बिल के ऊपर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। राज्यपाल राज्य का वार्षिक बजट वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है और राज्य की संचित निधि के ऊपर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि संकट के समय राज्यपाल को धन की आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकता है और उसके बाद राज्य विधानमंडल से उस खर्च किए गए धन की स्वीकृति ले सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में आता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति राज्यपाल खुद करता है। राज्यपाल राज्य के अंदर उस अपराधी के दंड को माफ कर सकता है या उस दंड को घटा सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे राज्य के कानून को तोड़ने पर दंड मिला हो। राज्यपाल यदि अनुभव करे कि किसी न्यायालय के पास काम का बोझ अधिक है तो राज्यपाल अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में राज्यपाल का पद बड़ा ही गौरव का पद है और वर्तमान समय में राज्यपाल के दायित्व पहले की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गए हैं। अतः अब अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल अपने स्वतंत्र अनुभव तथा विवेक से कार्य लेते हुए केंद्र के ऊपर ज़्यादा निर्भर
न करे। राज्यपाल पराये दल रहित होना चाहिए। राज्यपाल का दृष्टिकोण एक निरपेक्ष परामर्शदाता तथा एक सुलझे हुए अनुभवी राजनीतिक के रूप में मंत्री परिषद का मार्गदर्शन करना होना चाहिए। इस बारे में एम.वी. पायली ने ठीक कहा है कि राज्यपाल न तो नाम मात्र का अध्यक्ष है और न ही रबड़ की मोहर है, बल्कि एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के प्रशासन और जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।